नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना को लेकर के अगर बात करें तो भारत में कोरोना का ग्राफ कंट्रोल में है। जो मामले रोजाना सामने आ रहे हैं वो 10,000 के नीचे हैं। हालांकि जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के नए वेरिएंट से टेंशन देखने को मिल रही है। WHO ने इसे नाम दिया है ओमिक्रॉन और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में इसलिए रखा गया है और किसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा जाता है, यहां पर आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इससे जुड़ी हुई जानकारी जिस भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है वो WHO के साथ में साझा करनी होती है। जीनोम सीक्वेंस को WHO के साथ में साझा करना होता है। लेकिन वहीं क्या भारत की तैयारियां कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर के काफी हैं और भारत सरकार किन किन उपायों को अपनाते हुए नजर आ रही है, यहां पर उनको समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ओमिक्रॉन पर पहरे के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है वो आपको दिखा देते हैं। तो सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री साझा करनी होगी। एयर सुविधा पोर्टल पर ट्रैवल हिस्ट्री और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी होगी। केंद्र सरकार का एयर सुविधा पोर्टल है, यहां पर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि यात्रियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एयरपोर्ट पर 2 कैटेगरी में यात्रियों को बांटा गया है। कंट्री एट रिस्क लिस्ट वाले देशों के यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट कराना होगा। इनका कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा और अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो फिर इनको 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा जब 8वां दिन इन यात्रियों की दोबारा से कोरोना टेस्टिंग होगी। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल भेजे जाएंगे, यानी कि जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनकी जो सैंपल हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। पॉजिटिव यात्रियों को आइसोलेशन सेंटर में एडमिट किया जाएगा, यानी कि उनको लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उनको आइसोलेशन किया जाएगा, आइसोलेशन सेंटर में उनको एडमिट किया जाएगा। वहीं जो दूसरे यात्री हैं, यानी कि कंट्री एट रिस्क लिस्ट में जो यात्री नहीं हैं उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, यानी कि वो एयरपोर्ट से बाहर जा सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ इनका रैंडम टीकाकरण भी होगा। 14 दिन तक अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर इनको करना होगा। और इसके अलावा जो रैंडम टेस्टिंग इनकी कोरोना की होगी इसमें करीब 5% लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा जो दूसरे देशों से भारत पहुंचेंगे। दूसरे यात्रियों का एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रैंडम टेस्ट होगा, रैंडम कोरोना टेस्टिंग होगी। दूसरे देश की हवाई यात्रा से पहले ट्रैवल हिस्ट्री नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को साझा करना होगा, यानी कि पिछले 14 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी इन यात्रियों को बतानी होगी। कहीं ये जिन देशों में संक्रमण ज्यादा है उन देशों में इन्होंने यात्रा तो नहीं की। ये तमाम जानकारियां जो हैं इन्हें सरकार को उपलब्ध करवानी होंगी, जो सरकार का पोर्टल है वहां पर अपलोड करनी होगी। तो कुल मिलाकर तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन क्या ये तैयारियां काफी हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आपको अपडेट दे देते हैं। दरअसल जो एट रिस्क लिस्ट में कौन से देश शामिल हैं, इजराइल इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि यहां से अगर कोई यात्री आता है तो उसको 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। साउथ अफ्रीका जहां से इसकी शुरुआत मानी जा रही है उसको एट रिस्क लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा ब्राजील भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि इन देशों से अगर कोई यात्री आता है तो उसके लिए पाबंदियों का पहरा जरा सख्त है। इसके अलावा बांग्लादेश को भी इस लिस्ट में रखा गया है। जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है उसे भी एट रिस्क लिस्ट में रखा गया है। वहीं बांग्लादेश के अलावा बोत्सवाना, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में सबसे पहले इस तरह के मामले सामने आए थे, जिसके बाद एहतियात बरती गई और उसके बाद लगातार जो है इस दिशा में काम किया जाने लगा। लगातार जो तमाम देश हैं उन्होंने इस पर पहरा लगाना शुरू कर दिया। वहीं चीन, एशिया के देशों की बात करें तो बांग्लादेश के अलावा चीन भी इस लिस्ट में शामिल है, मॉरिशस भी इस लिस्ट में शामिल है।
तो आपको बता दें कि भारत में भी पहरा लगा दिया गया है, यानी कि जो एट रिस्क लिस्ट वाले देश हैं वहां से अगर कोई यात्री भारत आता है तो उनके लिए सख्त पहरा रहेगा, उनकी कोरोना टेस्टिंग होगी, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी। तो पाबंदियों का पहरा इन यात्रियों पर रहेगा। इसके अलावा 7 दिनों तक अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा, और अगर 7 दिन होम क्वारंटीन रहने के बाद 8वें दिन तभी बाहर निकल पाएंगे जब 8वें दिन कोरोना टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ठीक है, वरना फिर आइसोलेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। वहीं अगर अपडेट आपको दे तो भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना बम फूटा है। वहां वृद्धाश्रम में 60 से ज्यादा बुजुर्गों में कोरोना पॉजिटिव उन्हें पाया गया है। और आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि ये जो बुजुर्ग थे ये कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे। तो अब जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, वाकई चिंता की बात है, गंभीर होने की बात है। और ये वो वक्त है जब हर भारतीय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी नहीं हैं, जिम्मेदारियां बहुत छोटी छोटी हैं। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की है उन गाइडलाइंस का पालन करना है, बस इतना सा करना है। और कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने में जो ये लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना के खिलाफ, उसमें सच्चा सिपाही बनना है। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। दरअसल जब ये खबर सामने आई थी कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है, शुरुआत में तो खबरें इस तरह की सामने आ रही थी कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है, ये उससे भी तेजी से फैलता है। लेकिन अभी इसको लेकर के शोध होना बेहद जरूरी है। WHO भी कह रहा है कि अभी इसको लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में मामले सामने आए, उसके बाद दूसरे देशों ने पाबंदियों का पहरा लगा दिया। भारत सरकार भी पूरी तरह से इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के अलर्ट नजर आ रही है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो जब यह खबर सामने आई थी उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि कई लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि ये केवल दहशत फैलाने की साजिश कई लोग बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जहां तक आपने प्रक्रिया की बात की सोहन, तो निश्चित रूप से कोरोना को 1.5 साल से भारत झेल रहा है। और एक पत्रकार के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में मैंने बहुत नजदीक से कोरोना पेशेंट्स को देखा है, कोरोना की खबरों को कवर किया है, और कोरोना से होने वाले आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो कुछ भी ताना बाना देश का था उसको भी कहीं न कहीं हिलते हुए मैंने देखा है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही हुई कि एक और बड़ी समस्या आ गई। लेकिन ये दहशत फैलाने का तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अब ये खैर रहा है इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कुछ ऐसे देश है जहाँ फैलाव हो चुका है। ये नहीं है कि कुछ मरीज हैं। कंसर्न है क्योंकि इस्राइल के खिलाफ अब बहुत तेजी से चला था, और अब भारत का काम जो है वो अंतिम दौर में है। इस्राइल ने लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी स्थिति रही है। न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां भी न्यूजीलैंड में तो 2 दौर 3 दौर में भी वो स्थिति कोरोना की नहीं आई। लेकिन अगर ये स्थिति बन रही है इन देशों में, अफ्रीका के बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से चला हुआ ये वेरिएंट ओमिक्रॉन अगर ये हिट कर रहा है तो हम इसको दहशत फैलाने वाली खबर को मान ही नहीं सकते। दूसरी बात, आप बार-बार WHO का जिक्र कर रहे हैं। WHO को भी अभी इस पे बहुत कुछ खोजबीन करना होगा, जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर के और तमाम गाइडलाइंस पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में उसे लागू करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, उसके लिए अनुरोध करना होगा, निर्देश देना होगा। लेकिन WHO भी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, और इसलिए पहली प्रतिक्रिया जो आपने पूछा है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि एक और आशंका के अंधेरे में हम लोग कहीं खड़े न हो जाएं। अभी भारत की जद में पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसा कि आप भिवंडी में बता रहे हैं कोरोना विस्फोट हुआ है, इस चर्चा हम बराबर करते आ रहे हैं इस के माध्यम से। तो ऐसे में जो कुछ भी गाइडलाइंस जारी की गई है, विशेष करके बाहर से आने वालों के लिए, विदेशी या भारतीय जो भी है यहाँ से जाने वालों को, और ट्रैवल हिस्ट्री पर जो कुछ भी रणनीति बनाई गई है उस रणनीति को बहुत पुख्ता तरीके से कारगर बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोहन
ये बीमारी या ये इसका फैलाव है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक हम कुछ समझ पाते हैं तब तक ये हिटिंग मोड में आ जाता है, और एक बार हिटिंग मोड में आने के बाद फिर अस्पतालों में जो भीड़ लगती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है, हमने डेल्टा वेरिएंट पे देखा है, उसकी याद भी हम ताजा नहीं करना चाहते। बिल्कुल दिल जो है वो कांप उठता है। तो क्योंकि बहुत नजदीक से इस समस्या को देखा है और उसको कवरेज भी किया है हमने, और यही नहीं कि दिल्ली या नोएडा में हम गांव तक इसकी कवरेज के लिए गए, जिस तरह से इसका फैला हुआ। तो अगर ये फैलता है तो हमारी मैटर ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे देशों में इसका फैला हो रहा है जहां पर टीकाकरण हो चुका है। तो टीकाकरण एक बड़ा बचाव है, लेकिन हमें स्व अनुशासन अर्थात आत्मनुशासन के आधार पर ही कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बीमारी से लड़ना है, इस समस्या से निजात पाना है। क्योंकि अटैक तो इस वेरिएंट का हुआ है, इसमें दहशत फैलाने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल दिवाकर जी, अभी जो हमारी लड़ाई है ना, वो एक ऐसे दुश्मन से है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसके बारे में अभी शोध होगी। जिस तरह से डब्ल्यूएचओ का आपने जिक्र किया, डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि कुछ हफ्ते इसके बारे में जानकारी जुटाने में लग सकते हैं, लेकिन क्या वो कुछ हफ्ते कहीं भारी ना पड़ जाएं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका संक्रमण, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। अच्छा, भारत सरकार की पहल को अगर देखें कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों की बात करें, जापान की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जापान ने विदेशी यात्रियों पर पूरी तरह से उनकी ट्रैवल जो है उनका बैन कर दिया, यानी कि उनकी एंट्री जापान में नहीं हो सकती, ताकि संक्रमण जो है जापान तक ना पहुंचे। क्या जिस तरह से गाइडलाइंस में स्क्रीनिंग कर देने से या फिर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग से काम चल जाएगा? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि नया वेरिएंट है, पहले पता ना चले, कुछ दिनों बाद इसका पता चले, और अगर भारत में संक्रमण इसका फैल गया तो फिर नुकसान दायक हो सकता है और फिर संक्रमण में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत में ही पूरी तरह से अगर ट्रैवल बैन कर दिया जाए ऐसे देशों का, तो ये भी तो एक कदम उठा सकती थी सरकार। तो अभी इतनी कड़ाई क्यों नहीं? बिल्कुल सही आपने कहा, जापान ने ऐसा किया है। जापान पहले दो जो हिटिंग मोड रहे हैं कोरोना वेरिएंट के, उसमें बहुत बाद में प्रभावित हुआ, लेकिन इस बार वो प्रभावित हो गया है, इसलिए बहुत ही सख्त कदम उठाए गए। और चूंकि महाराष्ट्र के बाद किसी और राज्य में इस तरह का विस्फोट बात आज सामने आती है, तो भारत सरकार को सोचना ही होगा। देखिए, आर्थिक पहलू या आर्थिक नुकसान या वैदेशिक संबंधों का जो आदान प्रदान होता है उससे नुकसान तो होता है, लेकिन हमें सख्त कदम उठाने ही होंगे। अगर ये शुरुआती लक्षण है, शुरुआती दौर है और भारत पूरी तरह से उसकी जद में नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आपने बड़ी अहम बात कही है कि अगर ये हिट कर चुका होगा तो निश्चित रूप से एक दो हफ्ते जब तक डब्ल्यूएचओ अपनी फाइंडिंग्स को देख करके कोई बात करे तब तक तो ये हिट कर चुका होगा, और कई ऐसे देशों को ये हिट कर चुका है। बिल्कुल। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है पूरी तरह से इसके प्रभाव में आ चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत पूरी तरह से अछूता रहेगा। हाँ, इसको कंट्रोल करने का तौर तरीका हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें पिछले 1.5 सालों में इस तरह के मोड में आई हैं और बिल्कुल समय पर ये दोनों मिल करके काम करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से टेस्टिंग मोड को बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ जो हमारा टीकाकरण का काम चल रहा है उसको और तेजी से बढ़ाना होगा। इसके साथ ही साथ सोहन, बच्चों के लिए भी जो टीके का इजाद करने की बात कही गई है टीके की, उस पर भी तेजी से काम करना होगा। कहीं ये वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा घातक न होने पाए, और एक बार बच्चे आ गए तो परिवार आ जाता है, समाज आएगा, और इस तरीके से पूरा देश प्रभावित हो सकता है। देखिए, हम डर के साए में तो आ चुके हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम इससे लड़ना जानते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देश जानता है कि जब इस तरह की मुसीबत सामने आती है तो उससे पार कैसे पाना है, और जिस तरह से भारत के लोगों ने कोरोना काल के दौरान साहस दिखाया था, उसकी तारीफ तो डब्ल्यूएचओ ने भी खुद की थी। अच्छा, एक और जो कंसर्न का नजरिया है, डब्ल्यूएचओ एक तरफ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह का खतरा आता है तो उसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ का एक बयान मैं सुबह सुन रहा था, डब्ल्यूएचओ की ओर से एक बयान सामने आया था जिसमें जिन देशों ने ट्रैवल बैन किया है अफ्रीकी देशों पे, उनकी निंदा की गई है। आखिर ये क्यों? मतलब इसके पीछे मैं वजह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ एक बड़ी मुसीबत है, ओमिक्रॉन के संक्रमण का डर सता रहा है, दूसरी तरफ ट्रैवल बैन को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने उसको लेकर के आपत्ति जता रहा है, तो इसका सामंजस्य क्या है?
इसका न तो समन्वय है न तो सामंजस्य हो सकता है, क्योंकि कोई देश जब इससे प्रभावित होता है तो वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार को उससे रूबरू होना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये और बात है कि डब्ल्यूएचओ उससे कंसर्न रखती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई होने तक बहुत कुछ बीत चुका होता है, वो जो संकट का दौर होता है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो प्रतिक्रिया दी है अफ्रीका के कई देशों की तरफ से, ये प्रतिक्रिया आई विशेष करके दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कि हमने कभी इस मामले को कहीं से छुपाया नहीं और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए ये समस्या ही ऐसी है कि कुछ देश जो इसको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं और कोई भी देश दावा नहीं कर सकता कि अमेरिका किस तरह से मुश्किलों में रहा है पिछले 1-1.5 सालों से, जैसे पूरी दुनिया रही जिसमें भारत शामिल है, तो कोई देश इसका दावा नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर डब्ल्यूएचओ ये कंसर्न रख रहा है तो ये उसका कंसर्न है, ये उसकी अपनी बात है, उसकी तरफ से अपना बयान आ रहा है, लेकिन कोई देश जो अपनी शक्ति बरतना चाहेगा वो बरतेगा, क्योंकि ये समस्या सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और इससे निपटने में जो समस्या सामने आती है सरकार के स्तर पर, नागरिकों के स्तर पर, वो बहुत भयावह और दुखद होता है। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका का आपने जिक्र किया, दक्षिण अफ्रीका की ही एक डॉक्टर हैं जो ऐसे मरीजों का इलाज कर रही हैं, नाम है एंजेलिन कोएजी। उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी बताए हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द होना या फिर आलस में रहना, जैसे मतलब आलस शुरुआत में रहता है, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, तो उन्होंने इस तरह के लक्षण भी बताए हैं। तो क्या जो दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर हैं जो इस तरह की बीमारियों का इस वक्त वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, उनसे कुछ अच्छे सुझाव मिल सकते हैं पूरे मामले को लेकर के? उनका सहयोग कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में। डब्ल्यूएचओ के माध्यम से जो उनकी विशेषज्ञों की टीम है वो जानकारी ग्रहण करेगी और उसके बाद डब्ल्यूएचओ की पूरी टीम जो है वो सभी देशों के साथ उसको संपर्क साधेगी, सरकारों के साथ वहाँ के, और उसके बाद उसमें तय किया जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर के कहने से, कोएजी का बयान में बार बार देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, कोई उनका दावा जो है वो पुख्ता नहीं माना जा सकता। इस तरह के दावे और प्रतिदावे बराबर आते रहते हैं। हाँ, वो एक पहलू हो सकता है और उसके द्वारा ये जाना जा सकता है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। और ये बात सोहन याद रखिए, कोई भी वेरिएंट अपने शुरुआती दौर में किस तरीके से होता है, म्यूटेशंस की उसकी क्या प्रक्रिया होती है और आगे जब वो क्रिया के द्वारा जो फैलता है, उसका जो संक्रमण होता है, उसमें वो कितना घातक होता है किसी डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ को पता नहीं। और शायद इसीलिए आशंका के घेरे में एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सभी हैं, और इसीलिए ज्यादा खतरनाक ये स्थिति है। इससे हमको निपटना है और निपटने के लिए जो कुछ भी हमारे पास और तरीका है उसको हमें अपनाना ही है। अच्छा, भारत की तैयारियों की हम भी लगातार बात कर रहे हैं, हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं, जापान क्या कर रहा है वो हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन क्या कर रहा है वो बात भी हम कर रहे हैं। भारत की तैयारियां, पाबंदियों का पहरा जिस तरह से एयरपोर्ट पर फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त में अगर आप बाहर निकलेंगे तो वो जो कोरोना के दौरान सावधानियां, हालांकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है, कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है, अभी भी रोजाना 8 से 9,000 के बीच में मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन लोग जिस तरह से पहले सावधानियां बरतते थे वो कहीं ना कहीं नदारत नज़र आ रही है। मेट्रो में अगर आप चढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। बाज़ार, आप रविवार को किसी भी मार्केट में चले जाइए, रविवार के आप किसी भी दिन चले जाइए, खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। चहल पहल नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। लेकिन अब जिस तरह से नया वेरिएंट ये सामने आया है तो ऐसे में चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों की जो ज़रूरत है, जो अहमियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर के हम लगातार बार बार बात कर रहे हैं। बिल्कुल सोहन, आपने ये बात सही कही और यही है जो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समाचार माध्यमों के द्वारा, सूचना तंत्र के द्वारा, सरकारों के द्वारा, एनजीओ के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, वो बात बहुत जल्दी 135 करोड़ से अधिक की जनता के पास घर घर तक पहुंच जाना चाहिए और उतना संवेदनशीलता हर एक नागरिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से ये जो समस्या और ये जो अटैक होता है वो किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, परिवार प्रभावित होता है, पूरा परिक्षेत्र प्रभावित होता है, समाज होता है, उसके बाद राज्य और राज्य देश। तो इस तरीके से एक चेन है और इस चेन में जब ये बात पहुंच गई है जिसको हम 1.5 साल से देख रहे हैं,
ये असंवेदनशीलता है, ये हमारी उदासीनता है, ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार हमारे खतरा बन चुका है। दो वेरिएंट के आने में हमने बहुत कुछ झेला है और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक पत्रकार के तौर पर हम लोगों का दायित्व बन जाता है सोहन कि हम बार-बार लोगों से अपील करें कि एक बार फिर वो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में आए, क्योंकि कोरोना वीरों की ही भूमिका ऐसी रही है। उसी ताकत पर हमने वो लड़ाई लड़ी, जिस लड़ाई को हम लगभग हार गए थे दूसरे वेरिएंट के आने पर, आप देख सकते थे। और क्या कुछ हुआ हम बार-बार उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उपेक्षा, उदासीनता और अपने ही अंदाज में सार्वजनिक जीवन जीने के तौर तरीके पर हमें लगाम कसना ही होगा, अन्यथा हम मुश्किल में आएंगे। और एक बार मुश्किल में हम तब आते हैं जब हमारे सामने वो डर बिल्कुल दिखने लगता है, जब घटनाएं घटने लगती हैं, मामले सामने आने लगते हैं, तब हम बहुत जल्दी डर भी जाते हैं, हम शहर भी उठते हैं और तब उस मामले का राजनीतिकरण होता है, हम सब कुछ सरकार पे डालते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम अगर जान गए हैं तो हम अनुशासन में आ जाएं और अनुशासन के तहत कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और ये पालन करना अगर हम सुनिश्चित कर लेंगे तो निश्चित रूप से सरकारों के लिए भी काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी कोरोना का अटैक होगा सोहन, और उस अटैक से हमें जान माल का नुकसान होगा, ये भी हम मानते। तो आशंका के अधीन में फिर एक बार हम खड़े हैं, लेकिन हमारी अपनी ताकत है कि हम फिर उजाले क्यों जाएंगे, ये भरोसा है, न सिर्फ जाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर के। बिल्कुल, और बुरी वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने दिया है, लेकिन अगर वसुधैव कुटुंबकम के नारे को साकार करना है तो उसके लिए सबसे पहले भारत को खुद में इतना सशक्त होना होगा, मजबूत होना होगा। और वैक्सीन का निर्माण जिस तरह से भारत ने किया, उसके अलावा वैक्सीन जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाने का काम भी किया, तो भारत ने कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यहां पर दिया है। एक बेहद ही अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल आपने डर का जिक्र किया। दरअसल जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की खबर सामने आई थी तो उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक देश लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ट्रैवल बैन लगा रहे हैं, विदेशियों की एंट्री बैन कर रहे हैं, पाबंदियों का पहरा देखने को मिल रहा है, भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी पैनिक। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से जब घटनाएं होती हैं, इस तरह से जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो पैनिक कर जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक और अहम सवाल, पैनिक से जुड़ा हुआ ही एक और मेरा अहम सवाल है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं उनको लिए भी जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो खतरनाक है, वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन लोगों को ज़्यादा बचाव करने की भी ज़रूरत है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है कि अब हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, तो लोगों के बीच में ये धारणा, इसको बदलना बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। देखिए, पूरी तरह से धारणा बदलना ही होगा, क्योंकि आपने पहले भी सोहन और हम लोग बराबर ये बता रहे हैं कि कितना खतरनाक है अभी नहीं मालूम, लेकिन इसके खतरे बहुत ज्यादा है। इस आशंका को देखते हुए कई देशों की सरकारों ने बहुत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और कहीं कहीं तो बहुत खतरनाक असर दिख रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इसके म्यूटेशन या इसकी जब प्रक्रिया होती है या जब इसका संक्रमण बढ़ता है, लोगों में जब इसका फैलाव होता है, तो पता नहीं किस प्रतिरूप में ये सामने खड़ा होता है। भारत में ये फैलने की स्थिति में इस वेरिएंट का क्या स्वरूप होगा ये भी समझना होगा। ऐसे में टीकाकरण तो कराना ही कराना है, क्योंकि तब तो आपके बचने के चांसेस कम से कम प्रतिशत में तो होगा। और सीधी सी बात है कि अगर इस वेरिएंट का खतरनाक हमला हुआ है और भारत उस जद में आया, तो यकीन मानिए ये भी है कि अगर आप टीकाकरण से बच रहे हैं तो बिल्कुल मत बचिए। अपने समय के अनुसार जो तिथि निर्धारित की गई है, प्लीज आप पहुंचे उस केंद्र में जाकर के और टीकाकरण करवाएं। पहली बात। दूसरी बात, टीकाकरण करवाने के बाद खुले आम न घूमें, मास्क का इस्तेमाल करें, अर्थात कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। सही बात, डर तो रहना ही चाहिए, क्योंकि डर नहीं रहेगा तो आप उस समस्या से लड़ने के लिए ज्यादा सावधान नहीं होंगे। लेकिन डर से घबरा करके आप बैठे नहीं, बस इतना ही जागरूक होना है और ये जागरूकता अगर आ जाए तो हम इस लड़ाई में जीत जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे, वो रास्ते बता रहे थे जिनके जरिए आप कोरोना की जद में आने से बच सकते हैं। करना ज्यादा कुछ नहीं है,
पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक रहा सवाल डर का, तो डर से घबराना भी नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बाजार जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को आप अपने जीवन में अख्तियार करें। क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ये फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी दूरियां भी पास रहने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, यहाँ पर दूरियां जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर कोरोना की जद में आ गई तो कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ सकती है। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। रहा सवाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का, तो फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक नहीं दी है, और अगर वेरिएंट दस्तक देता भी है, हालांकि जिस तरह से सरकार पाबंदियां लगा रही है उसके बाद इसकी उम्मीद कम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दस्तक नहीं दे सकता है। तो अगर दस्तक दे भी देता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस सावधानियां बरतने की, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, उसे अपने बीच से, इस समाज से, भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भी दूर भगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक सच्चा सिपाही बनने की, वो सिपाही जो कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करता हो। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।